मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। ताजगी भरी इस सुबह में आप सबको मेरा नमस्कार। अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं या फिर कोई विशेष दिन होता है, हम हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। बस कैमरे के एक क्लिक और वो क्षण हमारे पास तस्वीर के रूप में पूरे जीवन के लिए जमा हो जाता है। आज दर्शकों, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, यानी फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहने वाली हूँ दर्शकों कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये इतना ख़ास रहने वाला है कि इसके हर लम्हे को आप अपनी यादों में संजोने वाले हैं। ये विशेष इसलिए है कि हमारे साथ हैं विशेष मेहमान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री विजय कुमार जैन का जन्म 15 अगस्त 1950 को बंगाल में हुआ, परंतु इनकी कर्मभूमि बिहार स्थित मुंगेर और पटना रही, जहां एक वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट एवं आर्टिस्ट की हैसियत से विगत 5 दशकों से भी ज्यादा समय से इन्होंने नेचर, पिक्टोरियल, वाइल्ड लाइफ, ट्रैवल फोटोग्राफी करते हुए फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दिया। कई पुस्तकों की रचना के साथ साथ वर्ष 1965 से ही कलात्मक छायांकन के क्षेत्र में इनकी निरंतरता ने आज इनको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां इनकी कृतियों को बिहार सरकार के विभिन्न सम्मानित विभागों के सांस्कृतिक धरोहरों में परमानेंट गैलरी के रूप में सजाया और सुसज्जित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल दिल्ली द्वारा इन्हें फोटो जर्नलिज्म के लिए वर्ष 1994 में एसोसिएट और भारत की फोटोग्राफी की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ने फेलोशिप की उपाधि से वर्ष 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया। फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनके लंबे समर्पण और उच्च कोटि के कार्य को देखते हुए फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला आर्ट लग्जमबर्ग ने इन्हें आर्टिस्ट एवं एक्सीलेंसी जैसी फोटोग्राफी की विश्व स्तरीय उच्चतम उपाधि से क्रमशः वर्ष 1995 और 2006 में अलंकृत करते हुए सम्मानित किया। अब तक विश्व के 26 देशों के अलावा भारत के प्रमुख शहरों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा इनकी 2000 से ज्यादा कृतियों को चुन वहां की विभिन्न दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। इसी दरमियान इनको तकरीबन 500 से ज्यादा प्रशस्ति पत्र, मेडल और संस्थाओं से आजीवन कार्यकाल के लिए सम्मान प्रदान किए गए। बिहार सरकार द्वारा चाक्षुष कला के संवर्धन हेतु इनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 से 17 के लिए इन्हें बिहार ललित कला अकादमी के मानद सदस्य के रूप में मनोनीत किया। अनेकों सम्मान और उपलब्धियों के उपरांत भी 76 वर्ष की आयु में श्री जैन की लगन और काम करने का जुनून किसी युवा से कम नहीं। सालों भर नई नई जगहों पर छायांकन के लिए भ्रमण कर जानकारियां हासिल करना, आलेख तैयार करना, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के लिए सामग्री की निरंतरता बनाए रखना इनको ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसी उपलब्धियां इनके लंबे अनुभव और समर्पण को दर्शाती है, साथ ही साथ मान बढ़ाती है हमारे बिहार का, जो आज नहीं तो कल हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार विहान में। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन सर कार्यक्रम में। सर, आप यहाँ पे आए और आपका जो इतना लंबा सफ़र रहा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका जन्म बंगाल में हुआ 1950 में, फिर आपने बिहार को कैसे अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना? सच देखा जाए तो मनुष्य को उनकी परिस्थितियाँ घर से बेगाना कर देती हैं। एक वक्त था जब हम लोग पूर्वी पाकिस्तान में, हमारे माता पिता उस समय वहाँ रहा करते थे। वक्त बदला, वहाँ की परिस्थितियाँ बदली और हमारे माता पिता, माता तो नहीं थे उसमें, पिताजी को हमारे दादा के साथ कलकत्ता आना पड़ा। कलकत्ता आने के बाद में हम लोग ऐसी स्थिति में थे कि कुछ न खाने को न रहने को कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। किसी तरीके से वक्त बदला, धीरे धीरे पिताजी की मेहनत ने और कोशिश ने, आगे बढ़ने की जो कोशिश उनकी रही, उसके कारण हम लोग पहले भागलपुर और फिर मुंगेर आकर के बसे। मुंगेर आकर के बसने के बाद मुझे यही लगा कि जन्म तो मेरा बंगाल में हुआ है, लेकिन जन्म से एक मेरे नाम को पहचान जरूर बंगाल की मिली है, लेकिन कर्मभूमि चूँकि मैं बिहारी रहने लग गया तो कर्मभूमि मेरी बिहार हो गई और धीरे धीरे मुझे फोटोग्राफी के प्रति जो लगाव होता चला गया, तो मैं इसी क्षेत्र में फिर अपने आप को आगे बढ़ाया।
और वो समय और आज का समय, मुझे लगता है कि एक लंबा अंतराल 54 वर्ष हो गए मुझे अपने इस क्षेत्र में काम करते हुए। और इस काम को करते करते मैंने एक ही बात माना कि कला जो है वो मुझे अपना मेरे जीवन में रच बस गई है, और मैं इसे आगे इस रूप में और आगे कहाँ तक ले जा सकूं, इस क्षेत्र में मैंने लंबे समय तक काम किया और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास में मैंने अपना पूरा योगदान दिया। जी विजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका जन्म बंगाल में हुआ, फिर आपका आना हुआ बिहार में, और 5 दशकों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है जब आप फोटोग्राफी के साथ काम करते रहे हैं। पर एक सवाल मन में आ रहा है, कहीं से तो शुरुआत होती है ना, आपको ये फील होता है, आपको एहसास होता है कि मुझे इस क्षेत्र का चयन करना है, यहाँ काम करना है। तो ये कौन सा दौर था, कौन सा समय था जब आपको लगा कि फोटोग्राफी मेरे जीवन में ज़रूर आना चाहिए? मैं जब बंगाल में था तो मैंने देखा उस समय के बहुत सारे फोटोग्राफर्स जी कि आधा पेज के पिक्चर कभी स्टेट्समैन में, कभी आनंद बाजार पत्रिका में, कभी सनमार्ग में छपा करते थे। जी मुझे लगा कि यदि कोई फोटोग्राफर इस रूप से छप सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन मुझे न तो फोटोग्राफी आती थी और न ही मुझे प्रिंट बनाना आता था। तो मेरी उस उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। जी। और जब मैं मुंगेर आया तो ये बात होगी करीब 1965-66 की बात होगी। तो वहाँ मेरे बड़े सीनियर डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर बीजी बोस, जिनको फोटोग्राफी आती थी और वो प्रिंट भी बनाते थे, लेकिन बहुत कलात्मक रूप से नहीं बनाते थे, एक रिकॉर्डोग्राफी के हिसाब से वो अपना काम करते थे, लेकिन उनको काम सब आता था। तो मुझे जो स्टार्टिंग का जो एक बल मिलना चाहिए मुझे उनके द्वारा मिला और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और यहाँ तक उन्होंने उनका डिसिप्लिन इतना कड़ा था कि यदि आप डार्क रूम में काम कर रहे हों तो पेपर के पास, जब इनलार्जमेंट में पेपर जो लगा रहता है उसके पास में आप लंबी सांस नहीं ले सकते हैं, सांस के कारण पेपर हिल सकता है। यहाँ तक कि और काम करते समय ऐसा नहीं है कि आपको काम लगा दिया और आप अपने मुंह से काउंट कर रहे हैं। उस समय में ऑटोमेटिक टाइमर मशीन नहीं हुआ करती थी, तो मुंह से हम लोग काउंट किया करते थे। तो मुंह से काउंट करने में जो ज़मीन पर चलना है, जैसे लोग होता है ना कि काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टहल भी रहे हैं, उसके लिए भी वहाँ पाबंदी थी। तो एक कड़े डिसिप्लिन के अंतर्गत मैंने उनसे काफ़ी काम सीखा। वक्त धीरे धीरे मेरी भी छोटी छोटी पहचान बनने लगी, संस्थाओं में मेरी भी तस्वीरें एक्सेप्ट होने लगी। मैं भी लोगों को फ्री गिफ्ट के तौर पर बना करके तस्वीरें देने लगा। यहाँ तक कि जब प्रिंट बनाने की बात आती थी, जब डॉक्टर बीजी बोस से मुलाकात नहीं हुई थी तो बाज़ार में जाकर के जब मैं प्रिंट बनाता था तो प्रिंट बनाने वाले जो स्टूडियो हुआ करते थे तो उनसे मैं कहता था कि मुझे भी प्रिंट बनाना सिखाओ, लेकिन उनको ये भय बना रहता था कि क्या इसको मैं सिखाऊंगा तो कहीं मेरे व्यापार पर ही कोई आघात न हो जाए। ऐसी स्थितियों में वो मुझे बताते थे कि नहीं, इसमें बहुत तरह की दवा लगती है। वो केमिकल को दवा बोला करते थे कि इसमें बहुत तरह की दवा लगती है, उसमें उसकी मात्रा होती है, वो आपके लिए बड़ा टफ काम है, आप तो अपना जो व्यापार करते हैं व्यापार कीजिए, इसमें क्यों माथा लगाते हैं। लेकिन भला हो डॉक्टर बीजी बोस का और उसके आगे की जो विशेषज्ञता के लिए मुझे आगे जो बढ़ने का जो मौका मिला, तो इसी क्षण 1979 होते होते मुझे 78 या 79 में मुझे ओपी शर्मा साहब से मुलाकात हुई दिल्ली में। वो इस विषय के बड़े विशेषज्ञ थे और उन्होंने मुझे काम आगे बताने के लिए हामी भरी। और मुंगेर जैसे शहर से उस समय 24 घंटे कम से कम लगा करते थे दिल्ली जाने में। मैं उनसे काम सीखने के लिए न जाने कितनी बार उनके पास गया हूँगा। और बहुत सारी संस्थाओं में जब मैंने अपनी तस्वीरें भेजी तो मेरी तस्वीरें वहाँ से रिजेक्ट हो जाया करती थी। तब मैंने जाकर के उनसे पूछा कि आखिर इसके रिजेक्ट का कारण क्या है। तब उन्होंने कुछ गूढ़ मंत्र बताया कि जिस सब्जेक्ट को तुम दिखाना चाहते हो उसको एम्फेसाइज करो और बाकी चीज़ों को दबा करके रखो। कहने का मतलब है जब प्रिंट बनाओ तो डॉजिंग और बर्निंग जो है वो उस प्रिंट बनाते समय में इसका पूरा ध्यान रखो। और जब मैं उनके कहने पर उस काम को आगे बढ़ाया तो प्रभु की कृपा से मेरे काफ़ी एक्सेप्टेंस होने लगे
और 1976-77 से मेरे लगातार एक्सेप्टेंस होने शुरू हुए, जो आज तक मेरे लगातार चल रहे हैं। विजय जी, आपने जो ये बात बोली, आप उस दौर से इस फोटोग्राफी को देख रहे हैं जब इसकी शुरुआत हुआ करती थी, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपने वाइल्ड लाइफ में भी काम किया, आपने ट्रैवल में भी काम किया है, और आप एक पिक्चरलिस्टिक हैं, और इस वजह से आपको इतना नॉलेज है इस क्षेत्र के बारे में। तो वो एक आपकी रुचि कैसे हुई, और इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग फोटोग्राफी को। जी जी, क्योंकि बहुत सारी विधाएं हैं फोटोग्राफी में, और आपने हर विधा में काम किया है। क्या खूबियां हैं और क्या खासियत है? मैंने फोटोग्राफी के बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है, और वो मेरी मजबूरियां भी रही होंगी और मेरी चाव भी रहा होगा। बिल्कुल। ऐसे ही कोई इतने सारी विधाओं में एक साथ काम नहीं करता, लेकिन शुरू के समय में जो मैंने काम किया वो मैंने पिक्टोरियल फोटोग्राफी पर काम किया। पिक्टोरियल फोटोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोग कैमरा उठा लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने जो फ़ोटो क्लिक की है वो तस्वीर बन गई। वो तस्वीर नहीं है, दैट इज़ ओनली ए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए तो आज जिनके पास भी मोबाइल है, जिनके पास भी कैमरे हैं, जो भी वो खींचते हैं वो रिकॉर्ड तो हो ही जाएगी। बिल्कुल सर। कैमरे में वैसी विधा बनी हुई है, और आज के एडवांस कैमरे, उन्नत कैमरे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से परिपक्व हैं। आने वाले समय तो AI की ओर जा रहा है, तो जो इंटेलिजेंसिया उसमें कैमरे के अंदर डाल दी जाएगी, तो बहुत सारी जो हमारी भीतर की इच्छाएं हैं, हमको लगता है उसके लिए हमें कुंठित भी होना पड़ेगा। हम लोग जिस ज़माने को जीते हुए चले आ रहे हैं, जहाँ पर किसी पत्थर की तस्वीरों को हम लोग लेते हैं और उसको यदि बनाते हैं पिक्टोरियल तरीके से, तो वो पत्थर की तस्वीर से हमें उसकी कठोरता नज़र आती है। अच्छा। बच्चे की तस्वीर यदि हम लेते हैं तो उसकी कोमलता नज़र आती है। यदि माँ के किसी दर्द की तस्वीर लेते हैं तो उसमें मुझे दर्द झलकता है। पहले के समय तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन उन तस्वीरों में कोई रंग न होते हुए भी जो ग्रेजुअली उसका जो ब्लैक से लेकर के वाइट तक का जो कलर है, वो न जाने असंख्यों कलर से वो तस्वीरें बना करती थी। और आज भी वो तस्वीरें, जो पुराने राइटर्स जितने भी हैं, उनकी जो भी किताबें आज देखने को मिलती है, चाहे वो एंसेल एडम हो और चाहे भारत के OP शर्मा हो, इन लोगों की उन तस्वीरों को जब भी आप देखेंगे, यूसुफ कार्स की पोर्ट्रेट यदि आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उन तस्वीरों में, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में, न जाने उन्होंने क्या जान फूंक दी है कि वो तस्वीरें उभर करके आपके पास आने की कोशिश करती है। तो पिक्टोरियल तस्वीरें जो होती हैं, उसको बनाने के पीछे जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व के पास जो विचार होते हैं, उन विचारों को पूरा संजो करके वो उस तस्वीर में जब डालता है, तब एक पिक्टोरियल तस्वीर, पिक्टोरियल का मतलब ही होता है कलात्मक। तो फोटोग्राफी में कलात्मक तस्वीरें जो है वो उसी रूप में आया करती हैं। जी, यानी अगर कोई भी कलाकार पिक्टोरियल तस्वीरें बना रहा है, तो जैसा कि आपने कहा कि तस्वीरें बोलती हैं, और वो जो भावनाएं हैं वो तस्वीर के माध्यम से उभर कर आती है। और शायद उसमें कलाकार की खूबी या जो छायांकन कर रहा है उसकी अपनी प्रतिभा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई एक नॉवेल लिखने वाला व्यक्ति पहले से सोच लेता है कि मुझे लिखना क्या है और कहानी को कहाँ कहाँ ले जाना है, और उसमें ऐसी क्या जिज्ञासा पैदा करनी है कि जिसके कारण एक पन्ने के बाद मनुष्य दूसरे पन्ने को पलटना शुरू कर दे और वो बिना रुके पूरा उसका नॉवेल पढ़ ले। ठीक उसी तरीके से एक जो पिक्टोरियल फोटोग्राफर होता है, वो जब अपनी तस्वीर बनाता है तो तस्वीर को किन्हीं शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वो हजारों शब्दों को अपने आप में समेट करके चलती है। अच्छी तस्वीरें जो हैं वो अपना जो उसके माने तस्वीर की जो ताकत है, वो ताकत जो है वो दर्शक के ऊपर में छोड़ देती है और वो दर्शक के दिल में प्रवेश कर जाती है। और ये तस्वीर की ताकत ही होती है विजय जी कि जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं ना, तो हमारे मन को छूता है, और वो जो भावना है वो हम तक पहुंचती भी है, और जिस बात को जो छायांकन करने वाला है, जो फोटोग्राफर है, कहना चाहता है, उसे हम समझ पाते हैं, और यही इस विधा की खासियत भी है। अगर मैं बात करूं दौर की, तो दौर बदला है, और आपने बहुत पहले से इस क्षेत्र में काम किया है। एक वो भी दौर था जब उतनी सहूलियतें नहीं थी। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सीमित संसाधनों के साथ भी आपने काम किया है, और बदलते दौर के साथ जो नई तकनीकें आई हैं उनके साथ भी आपने काम किया है। छोटी सी बात आपको बताऊं जो बड़े हमारे दर्शकों के लिए बड़ा रोचक होगा। वो रोचक विषय ये है कि पहले 150 माने 50 हो, 100 हो,
जी। ये दो ही तरह की फिल्म आया करती थी, 100 और 50। मेरा कहने का मतलब है आईएसओ। आईएसओ का मतलब है शक्ति, तस्वीर की शक्ति, तस्वीर को खींचने की शक्ति। और वो जितनी कम लो इस आईएसओ की जो तस्वीरें हुआ करती हैं, तो उन तस्वीरों को जो खींचने का पावर होता है, जो समय होता है, वो कुछ ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे आईएसओ बढ़ता है वैसे वैसे उसकी खींचने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती चली जाती है। जो काम आपको 1 सेकंड में हो रहा था, वो काम अब आप 1 सेकंड के सैकड़ों माने हजारों हिस्से तक में अब आप चले गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पहले पिक्टोरियल तस्वीरें लेने के लिए ट्राइपॉड लगाए जाते थे, 1 सेकंड, 1.25 सेकंड, 1.5 सेकंड का एक्सपोजर दिया जाता था। ये पहले जो था ये राजा महाराजाओं का शौक था। धीरे धीरे जो है ये शौक जो है आम आदमी में प्रवेश किया, जब ये विधा की जानकारी जो है हम लोगों के बीच में आई, जिसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। जी। सर, आपने बोला कि आप काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं, 5 दशक हो गए हैं, आप एक चर्चित चेहरा हैं। करियर वाइज अगर देखा जाए तो आपका करियर इस क्षेत्र में शुरू से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। प्रभु की विशेष कृपा रही मुझ पर कि मैं जब जो चाहता रहा वैसा होता चला गया, जबकि परिस्थितियां बीच में मेरे से विपरीत चल रही थी। कहने का ये मतलब है कि मैंने कला के प्रति जो मेरा समर्पण रहा उसको लोगों ने बहुत प्यार किया और बहुत आशीर्वाद दिया, और यही कारण है कि आज 2000 से ज़्यादा हमारे एक्सेप्टेंस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। 20 कंट्री से ज़्यादा हमारी तस्वीरें बाहर में भी लगी हुई हैं और देश में भी लगी हुई हैं 20 जगहों में। उसके साथ साथ भारतवर्ष के करीब करीब जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ से जितने भी एग्जीबिशन या सैलून काउंट होते हैं उनमें मेरी तस्वीरें दी गई हैं, और वहाँ पर उन्होंने मेरी तस्वीरों को लगा करके मुझे उसके लिए सर्टिफाई भी किया है। तो ये एक लंबा दौर रहा है। पहले शुरू के समय में मैंने पिक्टोरियल फोटोग्राफी बहुत लंबे समय तक की, तो आज तक मैं उसको कर ही रहा हूँ। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि पिक्टोरियल फोटोग्राफी का महत्व यूँ तो सदा रहा, लेकिन वक्त के अनुसार मुझे थोड़ा ढलना पड़ा, क्योंकि शहर जो है वो पत्थरों का हो गया है, आसपास से नेचर दूर होता चला जा रहा है। तो मुझे नेचर फोटोग्राफी के लिए आसपास के जंगलों में, शहर देश के विभिन्न जंगलों में जा करके मुझे फोटोग्राफी करने के लिए जाना पड़ा, और धीरे धीरे मैं बर्ड की ओर ज़्यादा झुक गया और वाइल्ड लाइफ की ओर थोड़ा कम रहा। तो इन दोनों को मिला जुला करके मैंने काफ़ी काम किया है, और इस विषय पर मेरी कई किताबों की रचना जो बिहार सरकार ने अपने लिए की थी, उसमें मेरे संकलन को उसमें 40 से 45 तस्वीरें डाल करके बर्ड्स इन बिहार वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में उसको डाला गया। जी, आपने अपनी किताबों के बारे में जिक्र किया है और आपने बहुत सारी किताबें लिखी भी हैं और उसमें आपके चित्र भी आए हैं। मैं देख रही हूँ कुछ किताबें यहाँ भी हमारे पास हैं, तो क्यों नहीं हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो विशेष किताबें जो आपने लिखी हैं और किन मुख्य विषयों पर लिखी हैं, और वो दिखाना भी चाहूँगी अपने दर्शकों को। मैंने किताबें बीच में 2012 में मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सक्षम हो गया हूँ, फोटोग्राफी की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं मैं अपनी विधा को लेखन में परिवर्तित करके फोटो और लेखन इन दोनों को मिला करके मैं कुछ पुस्तक बनाऊं। उसमें मेरी एक बहुत विश्व की इकलौती पुस्तक है जी। इस पुस्तक का नाम है अविभाजित बिहार के जैन तीर्थ। बिहार के जैन तीर्थों पर यह विश्व की इकलौती पुस्तक है जो 180 पन्नों की है, तस्वीरों के साथ बिहार के जितने भी क्षेत्र हैं उनके ऊपर और झारखंड के जितने भी क्षेत्र हैं उनके ऊपर मिलाकर ये एक तस्वीर, ये किताब बनाई गई है, जिसको देखने के बाद लोगों ने बड़ा सराहा और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन भी किया। इसके बाद एक भीतर से चाव जैसे जैसे मेरा बढ़ता गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और किताबें लिखनी चाहिए। जी जी। तो इसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी बनारस के ऊपर में। बहुत बढ़िया। ये है वाराणसी के जैन तीर्थ। तो बनारस के जैन तीर्थों पर कोई भी किताब नहीं थी। इस किताब के साथ एक छोटा सा वाकया हुआ। मैं जब बनारस घूमने के लिए गया और वहाँ के तीर्थ को जब देखने के लिए लगा तो वहाँ एक फॉरेनर आया और वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनसे कहा कि इज देयर एनी बुक
अच्छा, ऑन योर पिलग्रिमेज। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई किताब या कोई इस विषय पर जानकारी नहीं है। मुझे लगा कि मैं इस विधा से जुड़ा हुआ हूँ, क्यों ना एक छोटी सी किताब का एक मैंने काम शुरू करके किताब बनाऊं। तो मैंने उसके बाद इस किताब को बनाया। और ये किताब बनारस में वहाँ के जैन तीर्थों के साथ साथ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों आमनाय को मिलाकर यह किताब मेरी बनाई गई है। इसके बाद वर्ष 2017 में जब मेरे 51 वर्ष पूरे हुए, तो मैंने इस किताब की रचना की, जिसमें मैंने नेचर से संबंधित और वाइल्ड लाइफ से संबंधित मैंने इस किताब में करीब करीब 1000 से ऊपर की तस्वीरें मैंने इसमें डाली हुई हैं। ये अभी अमेजोन पर उपलब्ध नहीं है, बाकी वो दोनों किताबें तो अमेजोन पर उपलब्ध भी हैं। ये किताब बहुत जल्द अमेजोन पर भी उपलब्ध होगी। तो ये मैंने 51 वर्ष पूरे होने पर किए। और मेरे मित्र हैं डॉक्टर वरुण कुमार सिन्हा, जिन्होंने इस किताब का नागालैंड में, जब वहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी का वर्कशॉप चल रहा था, उस समय उन्होंने इसका विमोचन किया। तो बहुत सारी किताबें आपने लिखी और मैं देख रही हूँ डाइवर्सिटी बहुत है। आपने जैन तीर्थों पे काम किया है, आपने वाइल्ड लाइफ पर काम किया है, आपने बर्ड पे काम किया, और ये दूसरी किताब कौन सी है? ये है राजधानी जलाशय। ये अच्छा। हमारे ओल्ड सेक्रेटेरिएट के बगल में एक तालाब हुआ करता था, जिसे हम लोग कहते थे ये मछली तालाब है। जी जी जी। हाँ, लेकिन उस तालाब को दीपक कुमार सिंह, जो प्रधान सचिव थे उस समय वन विभाग में, और उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा जाहिर की मुख्यमंत्री के पास, तो आज ये राजधानी जलाशय बन पाया, जहाँ पर आज हजारों पंछी जाड़े के समय में यहाँ पर आकर के विचरण करते हैं और आनंद उठाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक किताब बनाई जाए। इस किताब को विभाग ने काफ़ी मैं देख रही हूँ और काफ़ी अच्छे रूप से इस किताब को मुझसे लिया भी है। उन्होंने कुछ किताबें मुझसे ली भी हैं। उसके बाद उसी संदर्भ में मैंने एक किताब बनाई, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इस विषय पर भी अभी तक कोई किताब बिहार सरकार के पास नहीं है जी। मैंने इसको एक पिक्टोरियल टच देते हुए इस किताब को बनाया है। इस तरीके से किताबों का सिलसिला चल रहा है। अभी 2 किताबें मेरी अभी लाइमलाइट अभी मेरी पाइपलाइन में हैं। वो दोनों किताबें हैं प्रिस्टाइन ब्यूटी ऑफ रोहतास एंड कैमूर, और दूसरी किताब है मेरी, उसका नाम है महामस्तकाभिषेक, जो 12 वर्षों में कर्नाटक में गोमटेश्वर के ऊपर में जो महामस्तकाभिषेक होता है उस पर। ये किताबें मुझे उम्मीद है 2024 के अंत तक, और नहीं तो 2025 के मार्च तक मैं इसको भी निकाल पाऊंगा। और प्रज्ञा, ये जो किताबें हम देख रहे थे, मैं विस्मित हूँ आपकी किताबों को देखकर, और सराहना करूँगी इस बात की कि आपने हर क्षेत्र पर आपकी जो पैनी नज़र है वो गई है, और आपने उनको अपने फोटोग्राफी के माध्यम से कैमरे में कैद भी किया है। बिल्कुल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर है प्रज्ञा, इसके अलावा राजधानी जलाशय पर है, जो विभिन्न हमारे रिजर्व्स हैं या फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, सब पर आपने काम किया है। जैन तीर्थ पर आपने काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत संकलन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर आज ये जो शख्सियत है, ये जो चर्चित है वो क्यों है। सर आपने इतने सारे किताब लिखे और इतना काम किया है, आपको इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं। आपको भारत सरकार के संस्थाओं द्वारा भी आपको काफ़ी सारी अवार्ड्स मिले हैं। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। यूँ तो देखा जाए तो यूथ फेस्टिवल करके एक प्रोग्राम बिहार सरकार का हुआ करता था पहले, आज भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंतर्गत कला कहीं न कहीं दबती चली जा रही है। आपके कहने का तात्पर्य ये कि जो कला है उसे और मौका देने की ज़रूरत है, बिल्कुल। जो एक कलाकार के रूप में आपकी चाहत है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जब भी आप नेचर पर या प्राकृतिक दृश्यों की फोटोग्राफी करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक पक्षी का चित्र खींचना है तो वहाँ बहुत बारीकियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे कैमरे में कैद कर पाना और साथ ही उस खास दृश्य को कैद कर पाना, मुझे लगता है बड़ा कठिन होता होगा। कैसे तो करते हैं उसे कठिन आप? है, बिल्कुल कठिन है, लेकिन क्या है कि एक तजुर्बा होता है। उसके बाद जो फोटोग्राफर होते हैं उस तजुर्बे के आधार पर उन तस्वीरों को लेते हैं। हजारों तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ तस्वीरें रोचक होती हैं जिनको एक अच्छा फोटोग्राफर
उसको रख पाता है। चूंकि मैं पिक्टोरियल करते करते आगे बढ़ा हूँ, इसलिए मेरी नेचर की तस्वीरों में भी वो कलात्मक चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पुस्तक के संदर्भ में एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मेरी 3 पुस्तकें और बनवाई थी। उन पुस्तकों में जो बिहार के जितने धरोहर हैं उन पर वो किताबें बनी थी। करीब करीब 4 से 4.5 किलो वो तीनों पुस्तक का वजन है, और उसमें मेरी 810 तस्वीरें उन्होंने ली थी, और उसी पर पूरी की पूरी किताब वो बनाई गई थी। वो तस्वीर शायद आज अवेलेबल नहीं है, शायद मेरे पास उसकी एक प्रति होगी तो होगी। तो कहने का ये मतलब है कि सभी विभागों को इस क्षेत्र में, अपने अपने विभागों को अपने अपने क्षेत्र में जितने भी फोटोग्राफर बिहार में हैं उन लोगों का उपयोग करते हुए और उन लोगों से इस तरह के विषय पर यदि वो काम करें तो बिहार के विकास में बहुत आसानी से, बिना किसी को अपनी नौकरी दिए हुए, उनके सारे काम को लेते हुए, और इससे दोनों का भला होगा। कलाकार जो फोटोग्राफी कर रहा है उसके लिए भी एक रास्ता बनेगा, और विभाग को भी बिहार से संबंधित सारी तस्वीरें मिल पाएंगी। बिल्कुल सर। विजय जी, बात को थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ लेके चलते हैं। अगर हम बात की जाए पुराने गैजेट्स और अभी के जो गैजेट्स, अभी के जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, अगर तुलना की जाए कि पहले के समय जिस तरीके से फ़ोटोग्राफी की जाती थी, आपने बोला ब्लैक एंड वाइट से हम उसको कलर करते थे, वो जो दौर था और अभी के दौर में जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, क्या अंतर है और इसको आप किस रूप से देखते हैं? इसको हम क्या कहें, बहुत कहना इसको और इसको एलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। कहे कि पहले जितना भी काम था, यदि आप एक प्रिंट बनाते हैं, एक फोटोग्राफ करते हैं, तो आपको अपने ISO के अनुसार फिल्म खींचने फोटोग्राफ करनी पड़ती थी, उसी के अनुसार आपको प्रिंट बनाना पड़ता था, और हर जगह पर आपके स्किलफुल होने का बहुत मायने रहता था। यदि आप स्किलफुल नहीं है तो आप फिल्म बर्बाद करेंगे, आप प्रिंट को बर्बाद करेंगे, आपका प्रिंट देखने लायक नहीं होगा। क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ तब बताता हूँ। धीरे धीरे इस विकास ने हम फोटोग्राफर्स को समझिए कि एक चमत्कार का रूप दिया है, और आज हम एक क्लिक पर एक अच्छी तस्वीर खींच लेते हैं जी, और अपने को फोटोग्राफर कह करके अपने को सुकून देते हैं। तो आसान भी कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो भी फोटोग्राफी के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने एक क्लिक कर दिया और आप एक फोटोग्राफर बन गए। नहीं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कोई भी आदमी इस भूल में है कि कैमरे ने फोटोग्राफ किया और वो अपने नाम से उसको आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो आधा अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। हम लोग चूंकि इसके क ख ग घ और सारे ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए लेके चले हैं, और मैंने बहुत जगह पर अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा भी दी है। जैसे RDN DJ कॉलेज में मैंने 9 वर्षों तक NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों को मैंने पढ़ाया। करीब 400 से 500 लोगों को मैंने वहाँ पर शिक्षा दी है। उसके अलावा कभी कभी किलकारी में है, आर्ट कॉलेज में बराबर मेरा जाना आना रहता है। बच्चे जो भी प्रश्न करते हैं उनका मैं जवाब देता हूँ, और उससे वो जब सेटिस्फाई होते हैं तो उनकी कलात्मक रुचि आगे बढ़ती है और फोटोग्राफी उसमें आगे बढ़ती है। विजय जी, मैं सराहना करूंगी आपके इस प्रयास की, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। जो विधा आपके पास है उसे जब हम अपनी यंग जनरेशन तक लेकर आते हैं तो हमारी जो कला है वो आगे भी बढ़ती है। लगातार हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को आपके सुंदर चित्र भी दिखा रहे हैं, पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे बिहार के जो विभिन्न स्थल हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी जो ये चित्र हैं वो हमारे दर्शक देख सकते हैं, किन मुख्य जगहों पर आपके चित्र हैं? आज के दिन यदि आप देखना चाहें तो पटना म्यूजियम में प्रवेश करते के साथ 52 चित्रों का एक, अच्छा, उसके बाद बिहार म्यूजियम में यदि आप जाते हैं तो बच्चों के जो ऑडियो विजुअल हैं, 34 तस्वीरों का ऑडियो विजुअल मेरा बनाया गया है, मैंने दिया है, उसमें अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ बापू सभागार ले लीजिए, ओल्ड सेक्रेटेरिएट ले लीजिए, मौर्या म्यूजियम ले लीजिए, मुंगेर यदि आप जाते हैं तो मुंगेर के सर्किट हाउस में आज बहुत लंबे समय से मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनको बदलना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो इस तरीके से आप नृत्य कला मंदिर जाएंगे तो आप नृत्य कला मंदिर में भी आप उन तस्वीरों को, बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उसमें मुख्य रूप से जो तस्वीरें हैं वो हरी उपल के ऊपर मैंने जो नवरस पर काम किया था, जिसमें मैंने सितारा देवी को भी अपना मॉडल बनाया था। वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी के शुरुआत में ही मेरी वो तस्वीर, मैंने वो नवरस को उस समय में
पूरा किया था, जिसमें हमारे उस समय के उमेश्वर प्रसाद वर्मा विधान परिषद अध्यक्ष और अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने आकर के उसका विमोचन किया था। काफ़ी सराहना हुई थी उस समय में कि एक नवरस जैसे विषय पर मैंने एक एग्जीबिशन किया। तो इस तरीके से काफ़ी एग्जीबिशन में देश विदेश में मेरी काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। पुष्किन म्यूजियम में फेस्टिवल ऑफ इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था बिहार से। 2015 में सार्क सम्मेलन में जो भारतवर्ष से 2 तस्वीरें चुनी गई थी, उसमें एक तस्वीर हमारे महाबोधि टेम्पल की थी। अच्छा। जो 2015 में श्रीलंका में लगाई गई थी। अभी हाल में बिहार म्यूजियम की तरफ से एक तस्वीर हमारी जा रही है कजाकिस्तान के लिए। जैसा कि मुझे बताया गया, वो तस्वीर मैंने उन्हें दे दी है। सर, आपकी काफ़ी सारी उपलब्धियां रह चुकी हैं अभी तक। अगर बात की जाए फोटोग्राफी को आर्ट के रूप में, कब और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे जी आज का दिन जो है उसी रूप में हम लोग मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे यदि हम ढंग से विचार करें तो हर फोटोग्राफर को इस दिन को मनाना चाहिए, इसलिए कि जो एक तस्वीर खींचने का जो आनंद है वो किसी शराब के प्याले से जो लोग शराब पीते हैं उससे किसी भी मायने में कम नहीं है। हर एक अच्छी तस्वीर मन को सुकून देती है। वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे 1935 में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, नहीं सॉरी 1839 में इसको वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे के रूप में फ्रांस सरकार ने इसको आम जनता के लिए मुहैया करवाया था। तब से लेकर आज तक इसको हम लोगों ने मनाया नहीं, लेकिन 1980 में जाकर भारत के वयोवृद्ध पिक्टोरियल फोटोग्राफर श्री ओपी शर्मा ने पूरे विश्व में इसको प्रचार प्रसारित करके और उन लोगों से पूरे विश्व स्तर पर उन लोगों से आर्गू किया कि क्यों नहीं हम लोग इस दिन को वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाएं। और उनके इस प्रयास ने 1980 के बाद ये रंग माने ये हम लोग के इसमें लोगों के बीच में ये दिन, आज का दिन जो है, ये शुभ दिन, आज का दिन उन्हीं के प्रयासों से आया है। और यही कारण है कि आज हम वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाते हैं। और बिना इसके आज के दिन तो काम नहीं चलने वाला, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। मोबाइल के थ्रू भी उसको एक छोटा सा कैमरा जरूर दे दिया गया है ताकि वो फोटोग्राफी करे। लेकिन फोटोग्राफी के महत्व को समझने के लिए जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो जड़ मूल से उसको मानना ही होगा और आगे बढ़ने के लिए उसमें काम करना ही होगा। जी जी, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो। और प्रज्ञा, अब हम बात करेंगे अपने देश की उपलब्धियों की, है ना? बिल्कुल। और दर्शकों, अगर कहूं कि ये अगस्त का महीना है तो ये महीना बेहद ख़ास होता है और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने अपनी उपलब्धियों के बारे में तो हमें बताया ही, साथ ही हमारे दर्शकों को फोटोग्राफी के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी और साथ ही जो आप काम फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।